मैंने जो कुछ मिलता गया, क्योंकि बेदार साहब का 400 रुपए में हम घर का किराया दें या बच्चे लोग को परवरिश करें, क्या करें। और शादी ब्याह में जाने तो भैया देना भी पड़ता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो या नेहरू जी की हो ये हमको नहीं पता। उस वक्त बेदार साहब को 250 रुपया मिलता था। मैंने एक गद्दार एक वफादार को इतना, ठीक है। तो जब उनको उनका महल वापस दिया गया तो बहादुर शाह का घर कहाँ गया। तो लाल किला काला किला तो नहीं कह रहे ना, उनका घर कहाँ, हमको उनका घर चाहिए। 150 साल की कहानी अगर मुझसे सुनना चाहती है तो एक काम करे, रंगून चली जाए, बहादुर शाह को निकाल ले कब्र से और जमशेद जमा बख्त को। तो 84 से यहाँ रह के भी बहुत मुसीबत झेले, बहुत कुछ किया, लेकिन बेदार साहब एक ही वादा हमसे कराए थे कि सुल्ताना मेरा खानदान कभी हाथ नहीं फैलाया, हम बच्चे लोग को एक पीस ब्रेड पानी में भिगा के खिला। लेकिन यहाँ महल्ले में कोई नहीं बोल सकता कि लोग भूखा, हम कभी एक बच्चे को खाना दिया। फिर उसके बाद पारोटी का ठोंगा बनाए, 1000 बनाएंगे 1 रुपया। ये है सुल्ताना बेगम, जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर के परपोते प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी है। सुल्ताना बेगम आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेहद मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही हैं। उनकी जिंदगी में शाही वैभव की कोई झलक देखने को नहीं मिलती। तंगहाली और संघर्ष उनकी रोजमर्रा की कहानी है। उनकी आंखों में एक टीस है, एक दर्द है जो समय के साथ भी कम नहीं हुआ। वो कहती हैं कि अगर इतिहास ने करवट बदली होती, अगर बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए होते, तो शायद आज उनकी जिंदगी ऐशो आराम से कटती। लेकिन वो बहादुर शाह जफर के उस फैसले को भी सलाम करती हैं जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया और अपने 3 बेटों को देश के लिए कुर्बान कर दिया। सुल्ताना गर्व से कहती हैं, भले ही हम सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन हम वफादार खानदान कहलाएंगे, गद्दार नहीं। देखिए, झुग्गी झोपड़ी में इसलिए रहना पड़ता है कि अगर बहादुर शाह जफर भी घुटने टेक दिए होते तो आज मैं भी महल में रहती। तो वो तो झुके नहीं। 80 साल की उम्र में एक इंसान अगर 80 साल की उम्र में, क्या वो तलवार उठाने लायक है? लेकिन उनके एक समधी जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल गए थे। तो जब बहादुर शाह को किसी ने बताया कि आप यहाँ से काम कीजिए, हुमायूं के मकबरे चले जाइए, तो हुमायूं के मकबरे में जाके वो छुपे। तो इलाही बख्श ने बता दिया कि वहाँ से उनको गिरफ्तार किया। करने के बाद तो जो हम लोग के रसूल अल्लाह के दाढ़ी का 4 बाल था, वो तो मुगल सल्तनत में थी। तो वो सोचे कि पता नहीं फिर इन लोग क्या बेहुरमती करे, क्या करे। तो हबशी गुलाम के सर पे बक्सा रख के निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे रख दिए। तो 4 बाल बढ़ गया, एक दिल्ली, एक कश्मीर, एक पाकिस्तान, एक लखनऊ, उस साल में होता है। उसके बाद उनको वहाँ से यहाँ कलकत्ते फोर्ट विलियम में लाया गया। फोर्ट विलियम से उनको डायमंड हावड़ा से रंगून भेज दिया गया। रंगून भेजते तो उनके साथ उनके लड़के गए थे, जमा बख्त जो जीनत महल के थे, और एक दूसरी बेगम के लड़के थे, और कुछ उनके बहन के लड़के थे, कुछ 2-4 नौकर चाकर थे। तो इन लोग को ले जाके रंगून में कैद कर दिया। करने के बाद उनको रखा गया। तो लेकिन बहादुर शाह जफर को उनके 2-3 लड़के का सर कलम किया यहाँ आपका सदर बाजार दिल्ली। के बाद 4 साल के बाद तो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके लड़के का भी इंतकाल हो गया, जमा वक्त। तो जब दूसरी बेगम के जो लड़के थे वो देखा कि बाप माँ भी खत्म हो गए सब, तो वो जंगल 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 भागकर अभी आए कहाँ, यहाँ यूपी में। तो यूपी में छुपे, आज भी वहाँ जंगल है, उनके दरगाह गई हूँ मैं। तो मेरे ससुर भी वहीं पैदा हुए, लेकिन कौन साल में वो कभी ये नहीं मालूम। तो
मेरे ससुर एक शादी किए थे बर्मी से, उससे एक लड़का था आपका सिकंदर बम। और जब मेरी सास से उन्होंने शादी की तो ये थी लखनऊ की, तो इनके बाप का ना हार्डवेयर का कारोबार था यहाँ से। उस वक्त तो पासपोर्ट का झमेला नहीं, तो फिर हमारी सास से शादी की, तो उससे बेदार साहब पैदा हुए 1920 में 22 दिसंबर। तो जब देखा जमशेद वक्त भी खत्म हो गए और उनकी माँ नादिर जहां बेगम भी खत्म हो गए, तब उनके नाना सोचे कि बच्चे को क्या किया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मुगल का बच्चा जैसे रंगून से बाहर ना जाए, तो उनके नाना ना एक टोकरी लाए, बच्चे को बिठा के फूल उससे सजा दिया। फूल की टोकरी में उनको किसी हाल से हिंदुस्तान लाने के बाद अब क्या करें, तो उनको भागलपुर एक जगह है बिहार, वहां रखे। तो अभी देखिए अभी तो बेहया ही है, उस वक्त तो कोई किसी से बात नहीं, बहुत पर्दा नशीन सब थी। तो प्यारे मिर्जा ने वहां एक निकाह किया। क्यों किया? कि बच्चे को छुपाने के लिए वहां रहे। तो थोड़ा जब बड़े हुए तो इनको भी घोड़सवारी सिखाए नाना, उसके बाद इनको कुश्ती सिखाए, उसके बाद जब 18 साल के हुए तो नाना भी खत्म हो गए। नहीं, फिर एक निकाह किए गार्डन रीच 28 नंबर बत्ती, कल आप लोग सुनी होंगी, वहां पे एक निकाह किए, तो उनसे एक लड़की हुई। और मेरी सास 2 बहन थी, ये लेके 3 हुई। सिर्फ बेदार साहब को छुपाने के लिए निकाह किए। तो जब 18 साल के हुए नाना भी खत्म हो गए, तो जब ये रंगून से आए ना, तो ये निजाम हैदराबाद के पास प्यारे मिर्जा 3 लाख रुपया दिया कि हम बच्चे को छुपाए या पैसे लेके घूमे। तो आप एक काम कीजिए, ये पैसा रखिए, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा दे देना। तो ये नाना से सुने हुए थे, तब भाई जवान हो गए तो उनको तो पैसा चाहिए, पेंशन नहीं कुछ नहीं। गए निजाम हैदराबाद के पास, बोले मेरे पास मैं कहाँ से दूं, मैं खुद लुट गया, मैं खुद बर्बाद हो गया। तो फिर बेचारे इधर उधर भागने लगे। फिर बहुत सारा इबादत भी किए, 40 दिन इबादत किया जाता है। फिर उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो उस वक्त उनके दोस्त लोग एक प्रोग्राम किए कि अब तो जाहिर किया जाए कि मुगल का बच्चा है। तो उसके बाद बहुत लिखने के बाद उस वक्त बिधन राय थे सीएम। तो जब लिखा लिख किया गया, तो बिधन राय बोले कि जब एक बच्चा का 150 में गुजर बसर होता है, इनका पेंशन 250 किया जाए। तो निजाम हैदराबाद जो 50 रुपया इनको दूध का खर्च देता था, इनका वो 3 लाख रुपए से देता था। ठीक है, तो फिर लिखने के बाद इनका 250 रुपये पेंशन हुई। अब सोचे कि भाई इनका शादी भी कराया जाए। तो हमसे जब रिश्ता लगा, तो बेदार साहब की खाला जहाँ रहती थी तालतला मेहंदी बागान में, और मेरी माँ की भी खाला वहीं रहती थी, दोनों में दोस्ती थी। तो एक रोज हम खेल रहे थे, हम तो ज्यादा लड़के लोग का खेल खेलते थे क्योंकि नाना के बहुत दुलारी थे। तो हम गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, सब पकड़ के लेकर आया, नहा ले, बोले नहाएंगे कहते, नहीं कपड़ा पहना, बोले ये कपड़ा तो हम नहीं पहनेंगे, सलवार जबर पहनाया। अब निकाह हो रहा, तो मेरी माँ सर में हाथ दे के मेरे रो रही। जब मुंह उठा के देखा तो हम भी रोने लगे। तू क्या रो रही है? बोला बाजी रो रही है। खैर शादी हो गई। सुल्ताना बेगम के पति मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त का जन्म रंगून में हुआ था। वो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के परपोते थे। सुल्ताना बेगम कहती हैं कि कभी भी उन्होंने किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मरते दम तक किसी के आगे नहीं झुकेंगी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कई सालों से वो अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दिल्ली के लाल किले पर अपने अधिकार को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुल्ताना बेगम ने वैध उत्तराधिकारी होने के नाते खुद को राजधानी स्थित लाल किले का स्वामित्व प्रदान करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा, यह अपील 2.5 साल से ज्यादा की देरी के बाद दायर की गई है।
जिसे माफ नहीं किया जा सकता। 77 में 8 से फिर जब दरखास्त दिया गया, 2 बच्ची हो गई, तो उस वक्त इनका 400 हुआ। और घर बैठे हम समझिए जैसे कुरान शरीफ जो छपता है उसको भांज करना, फिर उसको काट के एक एक सिपारा अलग करना। अच्छा, वो जो कागज का रुमाल होता है 1 रुपया 4 आना 1000, उसको भांजे, कुरान शरीफ बनाए। और मेरे मामू जो थे वो मुझको जेल बांधा, किताब में या किसी बुक में जेल बांधा जाता है, वो भी मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद पारोटी का ठोंगा बनाए, 1 रुपया 1000, 1000 बनाएंगे 1 रुपया। फिर रोटी का ठोंगा बनाए, मैंने जो कुछ मिलता गया, क्योंकि बेदास साहब का 400 रुपए में हम घर का किराया दें या बच्चे लोग को परवरिश करें, क्या करें। और शादी ब्याह में जाने तो भैया देना भी पड़ता है, तो भाई वही सब करते रहे। और वो जो नहीं होता नीब वाला पेन, उसमें ऐसा सॉकेट होता है, उसको टेढ़ा करके छोटी बाबू जरा टेढ़ा दो, उसको नट वट दे के टाइट करना। वो 50 पैसा गुरज। उसी में क्या किया भाई, कपड़े उपड़े कहाँ से खरीदा जाए, तो कपड़े वाले को लगा दिया, चलो भैया तुम 20 रुपया ले लो, पीतल ले तुम 20 रुपया ले लो, एल्युमिनियम बर्तन वाला तुम 10 रुपया ले लो। ऐसे करके मैंने दिन काटे। तो इनको 79 में 13 सितंबर को इनको फालिस मार दिया। तो हम उस वक्त शादी में गए हुए थे, तो मेरी अम्मा बोली कि अरे जन्नो, अरे उनका नाम बदल के रखा गया था, कहीं गिर गया, मतलब उनको बहुत जल्दीबाजी रहता, कहीं गिर गए होंगे। जब घर हम आए तो देख रहे मुंह टेढ़ा हो गया, चितरंजन ले गए, उनको एडमिट कराए। तो खाली वो एक ही बात बोलते कि हम खैराती में इलाज नहीं करेंगे, हमको घर ले चलो। घर डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब आदमी है, हम इतने पैसा में रोज लेकर आएंगे। तो डॉक्टर अच्छा था, 15 दिन का दवा देता। उसके बाद इनका 22, 21, 19 मई को फिर इनको फालिस मारा। तो नील रतन में उनको एडमिट किया, करने के बाद 22 मई को खत्म हो गए। 23 को इनको दफन किया गया। हाँ, ज्योति बासु ने इतना किया था कि पुलिस का गार्ड दिया था और 3 बंदूक की सलामी दिया, तब उसके बाद उनको दफन किया। अच्छा, आप तो जैसे बोले ठोंगा बनाते थे तो 1 रुपए मिलता था, ऐसे करके भी आपने ये रोजगार किया। अभी आप कैसे अपना घर चला रहे हैं? अभी यहाँ आने के बाद चूड़ी आए, उसके बाद चूड़ी में ऐसा तार में मोती पिरोया जाता था, 25 रुपया, 100 तार गूंथेंगे तो 25 रुपया ये चूड़ी आए। फिर उसके बाद देखा उससे भी नहीं हुआ तो कपड़े का कारोबार किया। अब भैया सब उधार ले लेता है, 10 बार जाओ वो सूद मूल सब बराबर हो जाता है, फिर उसको छोड़ दिया। फिर ये जो साड़ी में मशीन का जो फूल उठता है उसका धागा काटे। माने यहाँ भी हम हर मजदूरी कर करके अपने बच्चे अभी भी क्या मजदूरी आप कर रहे हैं? नहीं, अब हम नहीं कर सकते। तो अभी कैसे चलता है? अभी वो 6000 जो मिलता है पेंशन मिलता है, पेंशन सरकार से। ये पहले मुझको मिलता था 400, जिसमें 29 400 रुपया पेंशन, 100 रुपया। उसके बाद एक आदमी प्रतिभा पाटिल जी से मिलवा, तो उनका गलती ये था ना कि जब आप दरखास्त लिख रहे हैं, अमाउंट रख रहे हैं, तो मुझको तो बताना चाहिए था ना। वो 10,000 रखे, प्रतिभा पाटिल 6,000 कर दी। तो अभी आपको 6,000 कुछ, अभी वही 6,000। अच्छा, लाल किला भी दावा याचिका दायर किया था, उसमें क्या कुछ हुआ था? देखिए, राजा महाराजा को जिस वक्त 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किया हो या नेहरू जी किए हो ये हमको नहीं पता। उस वक्त बेदास साहब को 250 रुपया मिलता था। मैंने एक गद्दार ने एक वफादार को इतना, ठीक है। तो जब उनको उनका महल वापस किया गया तो बहादुर शाह का घर कहाँ गया? हम तो लाल किला काला किला तो नहीं कह रहे ना, उनका घर कहाँ? हमको उनका घर चाहिए। तो हमने केस किया था हाई कोर्ट में। तो लगता है कि जज साहिबा कभी इतिहास पढ़ी नहीं है, साउथ इंडियन थी। तो वैसे सब मीडिया वाले आए, हम बोला कि भैया मालूम होता है कि कभी इतिहास पढ़ी नहीं है, 150 साल की कहानी अगर मुझसे सुनना चाहती हैं
तो एक काम करे, रंगून चली जाए, बहादुर शाह को निकाल ले कवर से और जमशेद जमा बख्त को, वो लोग 150 साल की कहानी बताए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जज साहब खुद 150 साल की हैं जो मुझसे सवाल कर रही। अगर वो 150 साल के हैं तो हम भी 150 साल के हैं, तो वो खारिज कर। अभी आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? आपके साथ कौन कौन रहता है? यहाँ हम रह रहे 84 से। हमारी 3 बच्ची थी या मेरे साथ, 3 बच्चे नानी के पास। तो 84 से यहाँ रह के भी बहुत मुसीबत झेले, बहुत कुछ किया, बहुत, अब क्या बताए, झमेला भी बहुत हुआ। खैर सब संभाल लिया, यहाँ भी वही सब करते। लेकिन बेदार साहब एक ही वादा हमसे कराए थे कि सुल्ताना मेरा खानदान कभी हाथ नहीं फैलाया। शादी के बाद उन्होंने खुद भी कई तरह के काम किए, जैसे बुक बाइंडिंग और कागज के ठोंगे बनाना, ताकि घर का गुजारा चल सके। हम बच्चे लोग को एक पीस ब्रेड पानी में भिगा के खिला, लेकिन यहाँ महल्ले में कोई नहीं बोल सकता कि ये लोग भूखा, हम कभी एक बच्चे को खाना दिया। अभी आप कुछ सरकार से मांग करना चाहते हैं? हाँ, तो सोनिया गांधी जी को एक लेटर लिखा था यहाँ से कि मुझको घर दिया जाए और पेंशन बढ़ाई जाए और मेरे बच्चों का पढ़ाई का इंतजाम। तो बोली कि ये आपके लिए नहीं हो सकता, ये स्वाधीनता सेनानियों का। तो मैं पूछना चाहती हूँ सोनिया जी से, क्या बहादुर शाह जफर से बढ़ के किसी ने कुर्बानी दी है या देगा? क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? वो इनकार कर गई। मनमोहन सिंह जी थे, तो हम भी कहा था कि ठीक है, हम भी बहादुर शाह जफर की बहू हैं। तो फिर सोचा चलो अपना घर तो मांगे, अब उससे भी ना महरूम रहे, देखते हैं क्या होता है आगे। आज सुल्ताना बेगम की मांग बस इतनी है कि उनके पूर्वजों की विरासत वापस मिल जाए, एक घर, एक पहचान जो उन्हें उनके इतिहास से जोड़ सके। सरकार से बच्चों को शिक्षित करने की मदद मुहैया कराई जाए। बस इसी छोटी सी उम्मीद पर वो अपने नवासा और नवासी के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। भैया आजाद है, खुश है। फिर नवासी को भी रखा, 1.25 महीने की नहा के आए, इसको रखे, उसको पढ़ाई लिखाए, रोशन आरा को। फिर ये नवासा को भी अपने पास रखा। ये माँ के पास रहना नहीं चाहता था, बस इन 2 को लेकर जी रहे। सुल्ताना बेगम की कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी जीवित एक दर्द है, एक सवाल है कि क्या हमारी विरासत का सम्मान इसी तरह गुम होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।